तो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रॉयल्टी की क्लास करेंगे और रॉयल्टी की क्लास में करेंगे हम लोगों की आज जो है क्लास वो पहली क्लास है, क्लास 1, ठीक है। और ये क्लास है हम लोगों की रॉयल्टी की, ठीक है। और रॉयल्टी को इंग्लिश में बोलते हैं अधिकार शुल्क, ठीक है। और अधिकार शुल्क की क्लास आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। मैंने पहली क्लास दी है एमसीक्यू की, तो आज हम लोग एक एक करके एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है कि एमसीक्यू के पेपर आए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी संपत्ति पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार मतलब कि राइट होना, मतलब कि किसी का अधिकार होना क्या कहलाता है। तो किसी व्यक्ति का विशेष अधिकार होना तो वो हम लोगों का रॉयल्टी कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों ने भी लगा लिया होगा, रॉयल्टी है। इसमें कुछ करने को ज्यादा है नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अधिकार शुल्क कौन सा खाता है। देखो, अधिकार शुल्क में आपको बताऊं कि रॉयल्टी होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रॉयल्टी। अब रॉयल्टी को हम लोग मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि रॉयल्टी जो है वो एक तरीके से क्या है, खर्चा है। और खर्चे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंसेस। और मैंने आप लोगों को अकाउंट में बताया हुआ है कि जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे किसके पार्ट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के। और नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं अवास्तविक खाता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवास्तविक खाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अधिकार शुल्क, रॉयल्टी की संविदा में अधिकार है। तो रॉयल्टी मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ है कि रॉयल्टी कितने प्रकार की होती है। तो रॉयल्टी के प्रकार हैं खनिज उत्पाद पदार्थ, ठीक है, मतलब कि कोयला का जो खनिज है वो खोदना, वो भी रॉयल्टी है। एकस्व अधिकार इसे बोलते हैं कि एकस्व पेटेंट बोल सकते हैं, और इसे बोल सकते हैं कॉपीराइट। तो ये सारे जो सारे हैं वो हैं कि रॉयल्टी के हैं, ठीक है, अधिकार शुल्क के संविदा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शुल्क के प्रकार है। तो रॉयल्टी के टाइप मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ रॉयल्टी कराई हुई है और लिखाई हुई है, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में मैंने आप लोगों को लिखाई हुई है कि रॉयल्टी के प्रकार। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन भी हम लोगों को इन चीजों की जानकारी हो तो आप लोग बता दीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसमें जो रॉयल्टी के प्रकार हैं ईंट बनाने के संबंध में भी, क्योंकि जैसे मान लो कि एक खेत है, मेरे ये खेत है और इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मट्टी को भट्टे वालों को ये मट्टी को दे दिया, तो मैं इसका स्वामी हूँ, इस जमीन का क्या हूँ, स्वामी हूँ, मतलब लैंडलॉर्ड हूँ। तो मैंने इस अधिकार को, अपने अधिकार को किसी दूसरे को दे दिया है। तो ईंट बनाने के संबंध में ये भी रॉयल्टी के प्रकार में आएगा। मशीन तथा तकनीकी ज्ञान से संबंध है, ये भी रॉयल्टी के में आया। और पेटेंट का हम लोग कॉपीराइट का यूज करते हैं वो पुस्तकों में करते हैं। तो इनमें से सभी जो है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप लोगों को भी कुछ लग रहा होगा कि इनमें से सभी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि उत्पादन अधिकार शुल्क के भुगतानकर्ता को क्या कहते हैं। जैसे मान लो कि ए है, ठीक है, ए ने बी की मान लो जमीन ली है, ये जो जमीन है वो बी की है। अब इससे क्या करेगा कि यहाँ से वो उत्पादन करेगा। तो उत्पादन करने का जो अधिकार है वो उत्पादक को होता है, ठीक है, क्योंकि उसी ने ली है। तो उत्पादन देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि उत्पादन प्रोडक्शन अधिकार शुल्क के भुगतानकर्ता को क्या कहते हैं, तो उसे उत्पादक बोलते हैं, ठीक है, और इसे बोलेंगे लैंडलॉर्ड, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पुस्तक प्रकाशन को बोल सकते हैं हम लोग पेटेंट, ठीक है। पुस्तक प्रकाशन, जैसे मान लो कि कोई मैंने एक मेरी पुस्तक बनाई, मतलब उनकी मैंने एक पुस्तक लिखी और उसे जो है छपवाई, और उसे बेचने का जो अधिकार है वो उसे, मतलब कि एक लेखक है उसने एक पुस्तक लिखी, मान लो कि ये मेरी पुस्तक और इसमें मिली, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, मतलब रॉयल्टी जो मिलेगी वो किस रूप में मिलेगी। तो पुस्तक प्रकाशन अधिकार शुल्क के प्राप्तकर्ता को क्या कहते हैं, तो उसे लेखक बोलते हैं। तो पुस्तक लिखेगा उसे लेखक बोलते हैं और लेखक ही रॉयल्टी को प्राप्त करेगा, इतनी सी बात है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि भूस्वामी को क्या कहा जाता है। भूस्वामी को क्या कहा जाता है, मतलब कि लैंडलॉर्ड को और क्या कह सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि सरकार बोल सकते हैं, नौकर बोल सकते हैं या फिर पट्टादाता।
तो इसमें जो होता है उसे पट्टादाता बोल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, पट्टादाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लघुकार राशि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, मैं जल्द से जल्द रॉयल्टी के एक दो क्वेश्चन का वीडियो भी लेके आऊंगा, जिससे आप लोगों को शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, रिकूप, अनरिकूप ये सारी चीजें समझ में आ जाए कि वो होती क्या है, रॉयल्टी क्या होती है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी फिलहाल तो मैंने एग्जाम के हिसाब से ये एमसीक्यू बनाए हुए हैं। तो अधिकार शुल्क की राशि का सूत्र है, तो अधिकार शुल्क की राशि मतलब कि शॉर्ट वर्किंग मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होता है। शॉर्ट वर्किंग कैसे आती है? शॉर्ट वर्किंग जो आती है वो आती है मिनिमम रेंट, इधर लिख देते हैं, इधर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ये जो फॉर्मूला है ये आता है हम लोगों का शॉर्ट वर्किंग आ जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि लघुकार राशि का सूत्र होता है, तो लघुकार राशि का सूत्र जो है वो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है कि न्यूनतम किराया, इसे बोलते हैं मिनिमम रेंट और इसे बोलते हैं रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ये आंसर इसका सही हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब वास्तविक अधिकार शुल्क की धनराशि न्यूनतम किराए की धनराशि से अधिक हो। ठीक है, अब जैसे मान लो ये पूछा गया है कि रॉयल्टी की राशि, यदि रॉयल्टी माइनस अगर मिनिमम रेंट हो जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो ये जो आएगा वो बनेगा हम लोगों का सरप्लस, और सरप्लस इसे बोल सकते हैं अधिक और अतिरिक्त दोनों। तो बी और सी दोनों, मतलब कि इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है पट्टेदार को लघुकार राशि वसूल करने का अधिकार, मतलब कि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार होता है। तो मैंने आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है प्रथम कुछ वर्षों में, सिर्फ अगले वर्ष में, पट्टेदार की पूरी अवधि में। तो इनमें से सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, तो जो पट्टेदार को लघुकार राशि वसूल करने का अधिकार होता है वो इनमें से सभी प्रकार से हो सकता है, मतलब कि इनमें जो वर्षों हैं वो किसी भी प्रकार से वो वसूल कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वीडियो में आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। आगम के रूप में अधिकार शुल्क रॉयल्टी की मान्यता भारतीय लेखांकन मानक में उल्लिखित है। तो इसकी जो मान्यता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में रॉयल्टी को रखा गया है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, 18। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी संपत्ति का पट्टेदार उस संपत्ति का संपूर्ण या आंशिक भाग किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है तो उसे कहा जाता है। जैसे मान लो ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, ये जो रूम है इसका जो मालिक है वो है एक राम नाम का आदमी। ठीक है, उसका नाम है राम। अब मान लो कि ये रूम उसने किसी श्याम नाम के आदमी को किराए पर दिया है। ठीक है, किराए पर दिया है। ठीक है, और किसे दिया है? श्याम को। अब श्याम जो है वो एक अकेला आदमी है और श्याम इतने बड़े रूप में रह नहीं पाएगा। अब मतलब रह तो पाएगा, लेकिन उसने कहा कि अननेसेसरी है, तो वो जो रहता है वो इतने से पार्ट में रहता है। ठीक है, तो वो रहता है, मान लो कि आधे पार्ट में वो रहता है, मान लो इतने आधे पार्ट में वो रहता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं एक सेकेंड। मान लो कि श्याम आधे पार्ट में रहता है, आधे पार्ट में आपको क्या करेगा, उसने कहा कि ये जो पार्ट है ये खाली डला है। तो उसने, मान लो श्याम ने किसी दूसरे को, मान लो मोहन को ये किराए पर दे दिया, और इसका किराया कौन देगा? श्याम देगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग उपपट्टा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? उपपट्टा। ये क्या है? पूरा जो पट्टा है इसे बोलते हैं पट्टा, मतलब कि लीज, और इसे बोलते हैं सब लीज। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कि जब किसी संपत्ति का जब किसी संपत्ति का पट्टेदार उस संपत्ति का संपूर्ण या आंशिक भाग किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है तो उसे बोलते हैं उपपट्टा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं?
उपपट्टा, ठीक है, सॉरी, ये इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन उपपट्टा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि जब पट्टेदार भुगतान प्राप्त करता है, मतलब कि पट्टेदार भुगतान प्राप्त करता है तो वह क्रेडिट करता है, तो वह क्रेडिट कौन सा खाता करता है, ये आप लोगों को बताया जाना है कि जब पट्टेदार भुगतान प्राप्त करता है तो वो कौन सा खाता क्रेडिट करता है। तो वो जो खाता क्रेडिट करता है वो करता है पट्टाधारी। इसका जो राइट आंसर है वो है पट्टाधारी खाता, ठीक है। जब पट्टेदार भुगतान प्राप्त करता है तो वह क्रेडिट करता है पट्टाधारी खाता, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लघुकार राशि के शोधन के संबंध में पट्टाधारी का अधिकार संबंधित होता है। तो जो पट्टाधारी का अधिकार संबंधित होता है वो किससे संबंधित होता है, तो वो आप लोगों को बताना है कि जैसे मान लो कि मैंने अभी एक क्वेश्चन भी किया हुआ है कि शोधन का अधिकार मतलब कि जो लॉस हो गया है उसको वसूल करने का अधिकार जो है वो उसको किस में होगा, तो वो 3 वर्ष में भी करेगा, 2 वर्ष तक, अगले 20 वर्ष तक करेगा। तो मतलब कि जो भी समझौते में लिखित रूप में हो वो कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ना वसूल मतलब कि जो अनिरुपूप राशि है, अनिरुपूप राशि है ना वसूल होने वाली लघुकार राशि को हस्तांतरित किया जाता है, तो वो हस्तांतरित किया जाता है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो वो कहाँ हस्तांतरित किया जाता है, मैंने आप लोगों को कराया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 में रॉयल्टी को भी ले जाते हैं हम लोग, 2 में रॉयल्टी को भी, और 2 में शॉर्ट वर्किंग, और इसमें लिख देते हैं हम लोग अनिरुपूप, ठीक है। मैं अलग से एक वीडियो भी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए कि रॉयल्टी का बिल्कुल आराम से और बिल्कुल सही तरीके से आपको जीरो से बिल्कुल आराम से रॉयल्टी सिखा देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा सा वीडियो लेके आऊंगा, बस आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि अधिकार शुल्क खाता प्रकृति होती है। तो रॉयल्टी अकाउंट की प्रकृति पूछा है, तो मैंने आप लोगों को पिछले ऊपर ही बताया हुआ है कि वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है उसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पट्टेधारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को डेबिट किया जाता है। तो पट्टेधारी द्वारा जो देय अधिकार शुल्क है वो डेबिट कहाँ पर की जाती है, तो वो जो है वो डेबिट की जाती है हम लोगों के अधिकार शुल्क के खाते में, ठीक है। तो अधिकार शुल्क के खाते में डेबिट की जाती है। तो आप लोगों ने किया हुआ है कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट ये करते हैं, तो यही जो पूछा गया है कि पट्टेधारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को डेबिट किया जाता है अधिकार शुल्क खाते में, ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट में डेबिट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है कि जब लघुकार राशि को वसूल किया जाता है तो पट्टाधारी की पुस्तकों में डेबिट किया जाने वाला खाता होता है। तो डेबिट किया जाने वाला खाता कौन सा होता है, ये पूछा गया है आप लोगों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का भूस्वामी का खाता, ठीक है। वो डेबिट किया जाता है कौन सा खाता, भूस्वामी का खाता जो है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट किया जाता है, ठीक है। 2 में लिखा जाता है बैंक को, और 2 में लिखा जाता है शॉर्ट वर्किंग रिकूप को, सॉरी यहाँ पे लिखा जाता है रिकूप को। तो इसमें पूछा गया है कि लघुकार राशि को वसूल किया जाता है तो पट्टाधारी की पुस्तकों में डेबिट किया जाने वाला खाता कौन सा होता है, लैंडलॉर्ड अकाउंट, भूस्वामी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पट्टेदार द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क को क्रेडिट किया जाता है। तो जो पट्टेदार द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क है वो कहाँ पे क्रेडिट की जाती है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अधिकार शुल्क प्राप्य खाते में, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू तैयार किए हैं इनको अच्छी तरीके से और देखिए। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के डाउट जरूर सॉल्व कर दूंगा। अगर आप लोग ऐसे ही एमसीक्यू और करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।